we are starting computational topics. Okay, first of all, Graham law of diffusion or effusion. सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन, ये इसको समझना है कि डिफ्यूजन क्या होती है और एफ्यूजन क्या होती है। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे गैस है और यहाँ पे पार्टीशनिंग है। ओके, और आप इस पार्टीशनिंग को यहाँ से हटा देते हो। ओके, तो होगा क्या, ये गैस यहाँ पे भी आ जाएगी स्प्रेड होके। इट इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन, कि गैस डिफ्यूज हो रही है, मतलब स्प्रेड हो रही है, यू कैन से दैट कि स्प्रेड हो रही है। ओके, बट अगर पार्टीशनिंग में आपके होल है तो आपकी गैस जो है वो किसी होल के थ्रू डिफ्यूज होगी। जब गैस किसी होल के थ्रू डिफ्यूज होती है, किसी स्मॉल होल के थ्रू डिफ्यूज होती है, दैट डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज द इफ्यूजन। ओके, और ग्राहम ने लॉ दिया था कि गैसेस जो हैं वो डिफ्यूज होने की स्पीड कितनी रखेंगी, वो डिपेंड करता है गैसेस के मॉलिक्यूलर मास के ऊपर, कि गैस का जो मॉलिक्यूल है वो कितना हैवी होगा, क्योंकि जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही गैस का मॉलिक्यूल हैवी होगा। ठीक है, तो वो जो डिस्कशन करी है वो सारी किसने करी है, दैट इज डिस्कस्ड बाय ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और यू कैन से एफ्यूजन, एंड इट स्टेट्स दैट अंडर सिमिलर सेट ऑफ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, आपने टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखना है। अगर मान लो आप दो गैसेस की डिफ्यूजन को स्टडी कर रहे हो तो दोनों गैसेस को सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे रखना है। The rates of diffusion of different gases are inversely proportional to square root of their densities. उसने क्या ऑब्जर्व किया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटीज। ओके, तो मान लो आपके पास गैस, इस कंटेनर में गैस 1 है, इस कंटेनर में गैस 2 है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ गैस 1 अंडर रूट डेंसिटी ऑफ गैस 1, and rate of diffusion of gas 2 is inversely proportional to density of gas 2। और जब इन दोनों को डिवाइड करोगे, जो इनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट है वो टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है, और वो तो सेम ही होना है दोनों के लिए। तो अगर आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को डिवाइड करोगे, व्हाट विल यू गेट, दिस R1 by R2 is equal to under root D2 by D1। okay, where R1 is the rate of diffusion of gas 1, R2 is the rate of diffusion of gas 2, D2 is the density of gas 2 and D1 is the density of gas 1। ये रेशो के टर्म में बात कर रही है फॉर टू गैसेस, जैसे यहाँ पे आगे लिख दो फॉर टू गैसेस। ओके, ये रेशो आपके पास निकल जाएगी, ये कंपैरिजन के टाइम काम आती है। ओके, और एक और बात है, मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है, एट एसटीपी। ठीक है, किसी भी गैस की जो वेपर डेंसिटी है, वेपर्स की डेंसिटी, ओके, मोलर मास उसका डबल होता है, मोलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी एट एसटीपी कंडीशन पे। ओके, तो आपके पास वेपर डेंसिटी मतलब यही हो गया डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पे अगर आपने यहाँ से अगर डेंसिटी की वैल्यू निकालने, वो क्या आएगी, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो इट मींस डेंसिटी के बजाय आप मोलर मास भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ से एक और इक्वेशन निकल के आ गई, R1 by R2 is equal to M2 by M1, where M2 is the molar mass of gas 2 and M1 is the molar mass of gas 1। ओके, तो ये आपके पास दूसरा रिलेशन आ गया, क्लियर। बट अब क्वेश्चन निकल के आता है, चलो ग्राहम ने बोल दिया कि टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी सिमिलर, जिन दो गैसेस को आप मेजर कर रहे हो, मान लो जिन दो गैसेस का कंपैरिजन करना है, ठीक है, उन दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है जिस कंडीशन पे वो पड़ी है। ओके, बट अगर मान लो टेम्परेचर डिफरेंट हो, उस टाइम क्या होगा, बट इफ गैसेस एट डिफरेंट प्रेशर, तो सॉरी नॉट टेम्परेचर, प्रेशर की बात हो रही है। ओके, तो अगर प्रेशर डिफरेंट होगा तो जिसपे गैसेस पड़ी हैं, देन क्या होगा, तब आपको इस फॉर्मूला में या इस फॉर्मूला में प्रेशर को भी साथ में लेना है, और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। रेट जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर होगा, वैसे भी देखो ना, जितना ज्यादा इस साइड प्रेशर होगा उतनी ही जल्दी गैस डिफ्यूज करेगी, उतनी ही जल्दी बाहर निकलेगी ना। ओके, तो जैसे नया नया सिलेंडर लेके आते हैं घरों में, उस टाइम क्या होता है, उस टाइम जो गैस है वो ज्यादा डिफ्यूज होती है, इसीलिए तो उसकी स्मेल आती रहती है जब नया नया सिलेंडर लगाते हैं रसोई में। उसके बाद आफ्टर सम टाइम क्या होता है, तब वो गैस आनी बंद, उसकी डिफ्यूजन स्लो हो जाती है, इसलिए वो लीक होना कम हो जाती है। ओके, वो जब बिल्कुल खत्म होता है सिलेंडर, तो उस टाइम चाहे आप जो मर्जी करते रहो, देन इट विल नॉट डिफ्यूज, क्योंकि गैस सिलेंडर के अंदर जितनी है
सिलेंडर के अंदर भी उतना ही प्रेशर है और सिलेंडर के बाहर भी उतना ही प्रेशर है। तो होता क्या है उस टाइम, क्या होता है उस टाइम गैस बाहर ही नहीं आती, चाहे आप नॉब ऑन करके छोड़ दो। ओके, अगर सिलेंडर के अंदर 1 एटमोसफेयर है और बाहर भी 1 एटमोसफेयर है तो क्या होगा, तो डिफ्यूजन थोड़ी ना होगी। डिफ्यूजन होने का मेन पर्पस क्या होता है, क्यों होती है मेन डिफ्यूजन? प्रेशर डिफरेंस के कारण, क्योंकि अंदर गैस का प्रेशर ज्यादा होता है, बाहर कम होता है। ओके, उस टाइम डिफ्यूजन होती है। ओके, तो अगर डिफरेंट प्रेशर होंगे, मान लो आपने 1 और 2, गैस 1 और गैस 2 को कंपेयर करना है। गैस 1 का प्रेशर P1 है और उसका मोलर मास M1 है, और गैस 2 का प्रेशर P2 है जिसपे वो पड़ी है और उसका मोलर मास M2 है। तो आपके पास रिलेशन क्या बन जाएगा अगर डिफरेंट प्रेशर है? तो R1/R2, अब प्रेशर वाला फैक्टर भी आपने देखना है और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो उसको भी बीच में आपने इस फॉर्मूला में इंक्लूड कर देना है। तो इट कम्स आउट टू बी P1/P2 अंडर रूट D2/D1, लाइक दिस। दिस विल बी योर न्यू फॉर्मूला। ओके, क्लियर? और अगर डेंसिटीज नहीं गिवन है, मोलर मास गिवन है, तो वही है, डेंसिटी के बजाय मोलर मास लिख दो, ये वाला आ गया। और ये वाला रिलेशन आपने याद रख लेना है, ठीक है? क्यों याद रख लेना है? क्योंकि अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर दोनों के लिए सेम होगा, फिर तो ये कट ही जाना है, फिर ऑटोमेटिकली ये वाला आ जाएगा, ठीक है? और इसी से आपके दिमाग में ये वाला भी इक्वेशन आ जाएगा कि हाँ भाई क्या था, अगर मोलर मास की जो रेशो होती है वही डेंसिटीज की रेशो होती है। ओके, एंड R1 एंड R2 विल बी, व्हाट इज R1 एंड R2, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। R1 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1, R2 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2। ओके, तो ये आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन और उनके प्रेशर और डेंसिटीज का रिलेशन है। ओके, इसी तरह कई बार क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन? रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है वैसे देखा जाए तो, कि कितना वॉल्यूम डिफ्यूज होगा गैस का कितने टाइम में, उसको बोलेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है? तो इट मींस यहाँ पे जो R1/R2 आ रहा है, ठीक है, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ गैस 1 डिफ्यूज्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन टू डिफ्यूज गैस 1, R1 विल बी इक्वल टू दिस ना, and similarly R2 will be equal to this V2/T2, volume of gas 2 diffused divided by time taken for that diffusion of gas 2. So it means R1/R2 की जो रेशियो है that is equal to V1/T1 by V2/T2 and it is equal to P1, ये तो जो अकॉर्डिंग टू पिछले फॉर्मूले के बना था, हम उसी में वैल्यू पुट कर दी हमने R1 की और R2 की। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बन गया आपके पास V1/V2, और इसका T2 ऊपर चला जाएगा, इसका T1 नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास। ओके, और ये कब का, ये वाला फॉर्मूला कब काम में आएगा, जो अब ये जो बना दिया आपने, इसको भी याद रखना। बाय दिस यू कैन फाइंड रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस डिफ्यूज्ड इन सेम टाइम। कई बार क्या होगा, क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि आपने जो गैस कंटेनर 1 से लीक हो रही थी और गैस कंटेनर 2 से लीक हो रही थी, उसको सेम टाइम के लिए लीक होने दिया, तो बताओ कितना वॉल्यूम लीक हुआ है, ठीक है? इसका कितना वॉल्यूम लीक हुआ है और इसका वॉल्यूम कितना लीक हुआ है, उन दोनों की रेशियो निकालो। तो अगर आपने V1/V2 की रेशियो निकालनी है, उस टाइम टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हुआ तो यहाँ से ये पड़ जाएगा ये वाला फैक्टर। ओके, तो वही वॉल्यूम्स की रेशियो आ जाएगी। मतलब ये इसलिए है, जब आपको वॉल्यूम ऑफ गैसेज फ्यूज निकालना हो उस टाइम आपको रेट की वैल्यू ये वाली पुट करनी ही पड़ेगी, V1/T1। ओके, एंड और सेकंड जगह कब काम में आता है, इन हाउ मच टाइम ऑफ टू गैसेस डिफ्यूज इन द सेम वॉल्यूम। कई बार ऐसा दिया होता है क्वेश्चन में कि आपका सेम वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज हो रहा है, तब क्या होगा, V1 और V2 सेम होंगे क्योंकि सेम वॉल्यूम है, तो ये कट जाएगा। तब आपने ये टाइम की रेशियो निकालनी होती है कि ये जो टाइम है इनकी रेशियो क्या होगी, उस टाइम ये वाला फॉर्मूला तब काम में आएगा। कुछ नहीं किया है, R1 और R2 की वैल्यू पुट कर दी। R1 की वैल्यू क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ गैस 1 डिफ्यूज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू डिफ्यूजन, एंड R2 की वैल्यू क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ गैस 2 डिफ्यूज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू डिफ्यूजन ऑफ गैस 2। ओके, क्लियर? तो ये आपका सिंपल सा ग्राम डिफ्यूजन लॉ है। ओके, एक ये हो गया, एक ये फॉर्मूला याद रखने वाला है। ओके, और सबसे एक दूसरा फॉर्मूला ये याद रखने वाला है। बेसिक्स आपको क्लियर हो गया? अगर बेसिक क्लियर हो गया तो आपको ये फॉर्मूला भूल नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट आपके पास है कुछ एक टर्म्स हैं, जैसे गैसेज हैविंग सेम मॉलिक्यूलर मासेस हैव सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन। जिन गैसेस का मॉलिक्यूलर मास होगा सेम होगा, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम होगा। वो तो दिख ही रहा है बेसिक डेफिनेशन से, ठीक है? कि अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन, अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है, जैसे M2 और M1 सेम है दो गैसेस का, ओके, तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम ये रेशियो कितनी आएगी, 1 आएगी।
तो इट मींस R1 विल बी इक्वल टू R2, मतलब जो गैस 1 है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन और गैस 2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम ही होगा। ओके, सेकंड है आपके पास एटॉम एटोमोलिसिस। एटोमोलिसिस का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट रेट्स ऑफ डिफ्यूजन। गैसेस को सेपरेट करना ऑन द बेसिस ऑफ कि वो डिफरेंटली रेट, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफरेंट होगा ड्यू टू डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज और मासेस इज कॉल्ड एज द एटोमोलिसिस। कई बार आपको ऐसे वर्ड खतरनाक खतरनाक लिखे मिल जाएंगे, इसलिए ये बता रहा हूँ मैं कि आपको पता हो एटोमोलिसिस का मतलब क्या है। गैसेस को सेपरेट करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटीज और मासेस, मोलर मासेस। ओके, तो ये आपके पास ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हो गया। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना आप भी। ओके, वैसे तो मैं खुद भी करवाऊंगा 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, बाकी आपने खुद करनी है और क्वेश्चन करने हैं। और आपकी असाइनमेंट जो आपको गिवन है उसमें भी कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इसके, मे बी आपसे वो क्वेश्चन हुए नहीं होंगे, अब हो जाएंगे। नाउ न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, what they are saying equal volume of two gases A and B diffuse through a porous port in 20 seconds respectively. ओके, 20 and 10, यहाँ पर 10 आना है, 20 and 10 seconds respectively. If molar mass of gas A is 80, calculate the molar mass of gas B. मोलर मास ऑफ गैस ए गिवन है, ठीक है, एम ए गिवन है, एम बी निकालना है आप, तो वही फॉर्मूला लग गया। अब आपके पास इक्वल वॉल्यूम है, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए डिवाइड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी इज इक्वल टू अंडर रूट मोलर मास ऑफ गैस बी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ गैस ए। यही बनाना ग्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर की बात नहीं कर रखी, इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तब प्रेशर वाला फॉर्मूला नहीं लेना। अगर ले भी लोगे, मान लो पी और पी वाला ले भी लिया, यहाँ पे पी और पी भी ले भी लिया, तो ये पी और पी भी कट जाएगा। ओके, तो भी आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा, आर ए बाय आर बी इक्वल टू अंडर रूट एम बी बाय एम ए, ये आपका फॉर्मूला आ गया। और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस ए डिफ्यूज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, दैट इज 20 सेकंड। ए के लिए कितना टाइम लगा? 20 सेकंड। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए ये आ गया। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ गैस बी डिफ्यूज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, वो उसके लिए कितना टाइम दिया उन्होंने? 10 सेकंड। ओके, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस ए और वॉल्यूम ऑफ गैस बी जो है वो सेम डिफ्यूज हुआ है, इक्वल वॉल्यूम बोला है मैंने, इक्वल वॉल्यूम ऑफ बोथ गैसेस आर डिफ्यूज। तो आपके पास क्या आएगा? आर ए बाय आर बी विल बी इक्वल टू वी बाय 20 वी बाय 10। ओके, और ये वी और वी कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन है क्योंकि सेम वॉल्यूम है। तो यहाँ से दिस विल बी इक्वल टू एम बी बाय एम ए। तो आपके पास एम बी की वैल्यू नहीं है, एम ए की वैल्यू है, पुट करिए आपने वैल्यूज, यहाँ से क्या हुआ, इसको सॉल्व करा, स्क्वेयरिंग कर दो दोनों बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा? 1/4 इक्वल टू एम बी बाय 80। तो इस यहाँ से क्या आ गया? एम बी इक्वल टू 80/4, दैट इज इक्वल टू 20। दैट मीन्स जो गैस बी है उसका मोलर मास कितना है? 20 ग्राम पर मोल। ओके, तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में व्हाट दे आर सेइंग, 20 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब का मतलब 1 लीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू लीटर, 1 लीटर ना, ठीक है। तो 20 डेसीमीटर क्यूब ऑफ SO2 डिफ्यूज थ्रू अ पोरस पार्टीशन इन 60 सेकंड, ठीक है। कोई आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस का कंटेनर था, एक पोरस पार्टीशन थी, उसमें से 20 लीटर डेसीमीटर 20 लीटर SO2 जो है वो डिफ्यूज होगी 60 सेकंड में, उसने 60 सेकंड लिए, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना है? 20/60 हो गया ना, लीटर सेकंड, वॉल्यूम बाय टाइम टेकन। ओके, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ये कटिंग हो गया हुआ है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल डिफ्यूज अंडर सिमिलर कंडीशन इन 30 सेकंड। अगर जिन कंडीशनों में आपने सल्फर डाइऑक्साइड को रखा था, मतलब वही प्रेशर की कंडीशन है, वही टेम्परेचर की कंडीशन है, अगर उस कंडीशन में आपने ऑक्सीजन को रखा होता तो 30 सेकंड में कितनी ऑक्सीजन डिफ्यूज करती? 60 सेकंड में तो आपकी 20 लीटर SO2 डिफ्यूज करिए ना,
तो अगर ऑक्सीजन को भी उसी कंडीशन में रखा होता तो उसका कितना वॉल्यूम डिफ्यूज कर जाता 30 सेकंड में। तो सबसे पहले रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 निकाल लिया हमने, वॉल्यूम बाय टाइम टेकन वो कितना आ गया 1/3 डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन मान लेते हैं आपका वॉल्यूम V डिफ्यूज होगा इन टाइम, हाउ मच टाइम 30 सेकंड, और यही वॉल्यूम तो निकालना है हमने, तो हमने मान लिया V। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन क्या आ गया V/30, ठीक है। तो वही रेट ऑफ ग्राहम लॉ लगा देंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 under similar set of pressure and temperature. This ratio will be equal to rate of diffusion of O2 divided by rate of diffusion of SO2 is equal to under root molar mass of SO2 divided by molar mass of O2। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 की वैल्यू पुट कर दी, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 की वैल्यू पुट कर दी, मोलर मास तो दोनों को पता ही है, SO2 का मोलर मास कितना है 32 + 2 × 16 64, ओके, और ऑक्सीजन का कितना है 32। तो ये आपने पुट कर दिया, यहाँ से V की वैल्यू निकाल ली, V कितना आ गया 14.14 डेसीमीटर क्यूब। मतलब अगर ऑक्सीजन होता तो वो 30 सेकंड में उसी कंडीशन में जिस कंडीशन में आपने SO2 को रखा है वो 30 सेकंड में कितना डिफ्यूज होती 14.44, और अगर 60 सेम टाइम की बात करें तो 60 सेकंड में कितना डिफ्यूज होती डबल 28.28 लीटर। मतलब ऑक्सीजन जल्दी डिफ्यूज होती है एज कंपैरिजन टू सल्फर डाइऑक्साइड, और होनी भी चाहिए, ऑक्सीजन लाइटर गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हैवी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड इज हैवियर एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन ना, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का जो आपका मोलर मास है वो 64 है और ऑक्सीजन का 32 है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लाइट हैं, वो फास्ट फास्ट ट्रेवल करती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं हैवी हैं, तो वो स्लो स्लो ट्रेवल करते हैं, तभी तो बोला रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ओके, तो ये वही कंसेप्ट है घूम घुमा के, ये जो रियलिटी में है, जो एक्चुअल में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नेचर वही है, जो अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया हुआ। ओके, तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से आपने V की वैल्यू निकाल ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, थ्रू टू एंड्स ऑफ अ ग्लास ट्यूब देयर इज अ ग्लास ट्यूब, ओके, ऑफ 200 सेंटीमीटर लेंथ। इस ग्लास ट्यूब की लेंथ कितनी है 200 सेंटीमीटर। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड अमोनिया आर अलाउड टू एंटर। इस साइड से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आ रही है, इस साइड से अमोनिया गैस आ रही है। एट व्हाट डिस्टेंस अमोनियम क्लोराइड विल फर्स्ट अपीयर। देखो, अमोनिया और HCl जब भी रिएक्ट करवाते हैं दे फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड जो होते हैं इसके वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो आपको दिख जाएंगे जैसे ही गैसेस आपस में एक दूसरे को टच करेंगी, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन ट्रेवल कर रही है इधर को, यहाँ से सॉरी हाइड्रोजन नहीं HCl ट्रेवल कर रही है, इस साइड से अमोनिया ट्रेवल कर रही है, जहां पे वो मीट करेंगी वहां पे फर्स्ट टाइम आपको व्हाइट कलर के फ्यूम्स नजर आएंगे, और वो फ्यूम्स किसके बनते हैं अमोनियम क्लोराइड के, और वो वही पूछ रहे हैं कि अमोनियम क्लोराइड फर्स्ट कहाँ पे अपेयर होगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग अगर देखें रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया सॉरी हाँ अमोनिया डिवाइड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl विल बी इक्वल टू अंडर रूट मोलर मास ऑफ HCl डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ अमोनिया। पुट करी वैल्यू, आपके पास यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl की वैल्यू क्या आ गई है 1.465। तो यहाँ से निकल के क्या आता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया विल बी 1.465 इनटू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl। मतलब जितनी फास्ट HCl ट्रेवल करता है उससे 1.465 टाइम्स फास्टर ट्रेवल करता है अमोनिया। ये हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन की रेशियो निकाल के ये पता लगा लिया, अमोनिया ट्रेवल्स 1.65 टाइम्स फास्टर एज कंपैरिजन टू HCl। इट मींस इफ अमोनिया ट्रेवल 1.465 सेंटीमीटर, उतने ही टाइम में HCl कितना ट्रेवल करेगा 1 सेकेंड 1 सेंटीमीटर। ओके क्लियर, और आपके पास ट्यूब की लेंथ कितनी है 200 सेंटीमीटर। ओके 200 सेंटीमीटर है। अब हम ये देखेंगे कि अमोनिया कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ओके, डिस्टेंस अमोनिया कितना, अपनी साइड से अमोनिया कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा वो कैसे निकलेगा, स्पीड ऑफ अमोनिया, स्पीड ऑफ अमोनिया कितनी है 1.465, ओके, डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड ऑफ अमोनिया। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है, HCl जो है वो इधर से जा रहा है, अमोनिया जो है वो इधर से जा रहा है, तो अमोनिया की रिलेटिव स्पीड क्या होगी इसके कंपैरिजन में HCl के कंपैरिजन में, HCl की स्पीड भी तो अमोनिया की स्पीड में ऐड हो जाएगी,
क्योंकि HCl भी तो इसकी तरफ आ रहा है। जैसे रोड में अगर मान लो आप अकेले जा रहे हो 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो वही आपकी स्पीड है 60 मीटर पर सेकंड। ओके, बट मान लो अगर आप किसी बस से कोलाइड करने जा रहे हो और बस ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ये फिजिक्स में समझा रहा हूँ थोड़ी थोड़ी साथ में, ठीक। तो बस इधर आपके तरफ आ रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ओके, और आप रॉन्ग साइड पे हो, तो अब आपकी स्पीड बस के रिस्पेक्ट में कितनी है? बस की स्पीड भी आपकी स्पीड में ऐड हो जाएगी ना। आप बस बस वाले को तो लगेगा कि मैं स्टेबल हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ एक जगह। वो कहते हैं ना न्यूटन क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, कि चलती बॉडी को अपना आप चलता हुआ नहीं लगता, उसको लगता है कि दूसरे चल रहे हैं। तो ये जो बस वाला है, इसको क्या लगेगा कि मैं जीरो स्पीड पे ही हूँ, और ये वाला बंदा जो है ये 60 मीटर पर सेकंड से नहीं, ये 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका 20 मीटर पर सेकंड भी उसी में ऐड हो जाएगा, इसी की स्पीड में। तो आपके पास ये आ गया ट्रू स्पीड ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड ऑफ अमोनिया। HCl की स्पीड भी इसी में ऐड हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 1.465 प्लस 1। ये 1 किसकी स्पीड है? HCl की स्पीड भी HCl उसमें ऐड होगी। ओके, तो ये आपके पास इस रेशो को मल्टीप्लाई कर देनी है आपने टोटल डिस्टेंस जिसको ट्रेवल करना है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 200 मीटर, क्योंकि दोनों ने मिलकर 200 मीटर ही ट्रेवल करना है ना। ठीक है, कुछ डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, कुछ डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, ओवरऑल डिस्टेंस 200 होना चाहिए। तो इस रेशो को मल्टीप्लाई अगर करो 200 से, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द अमोनिया, दैट कम्स आउट टू बी 118.9 सेंटीमीटर। मतलब अमोनिया जब 118.9 सेंटीमीटर ट्रेवल कर चुका होगा, उस टाइम HCl कितना ट्रेवल कर चुका होगा? इधर को 200 में से माइनस कर दो, 200 माइनस 118.9, तो ये आएगा 1 एंड इट कम्स आउट टू बी 7 नहीं 8। और HCl जो है इस साइड से कितना ट्रेवल कर चुका होगा? 81.1 सेंटीमीटर। मतलब अगर अमोनिया साइड से डिस्टेंस देखना है तो HCl कितने डिस्टेंस पे आएगा? एट 118.9 सेंटीमीटर फ्रॉम अमोनिया। और अगर HCl वाले एंड से बात करनी है तो 81.1 सेंटीमीटर फ्रॉम HCl एंड। तो अमोनियम क्लोराइड सबसे पहले कहाँ दिखेगा आपको? अगर अमोनिया साइड से देख रहे हो तो इस डिस्टेंस पे, अगर HCl साइड से देख रहे हो तो 81.1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। दैट्स इट। ओके, so this is how Graham's law helped to find the distance at which the ammonium chloride will appear first. नेक्स्ट है आपके पास अब एक टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए, एवरेज मोलर मास ऑफ गैसेस मिक्सचर। जब आप कोई गैसेस का मिक्सचर बना, जैसे मान लो इन तीनों गैसेस को मिक्स कर दिया आपने किसी एक कंटेनर में, अब इस मिक्सचर का भी एक एवरेज मोलर मास आ जाएगा। ओके, वो कैसे निकलेगा? उसके लिए फॉर्मूला है, जैसे उसके लिए फॉर्मूला आप कैसे लगाओगे? एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज होगा मास बाय गैस 1 प्लस मास बाय गैस 2 प्लस मास बाय गैस 3 डिवाइड बाय नंबर ऑफ गैसेस कितनी है? 3। ये फॉर्मूला होगा ना आपके पास एवरेज निकालने के लिए। बस वही वाला फॉर्मूला लगाना है। मतलब यहाँ पे समेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इनटू मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। समेशन Ni का मतलब है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो आपके पास ये फॉर्मूला है। बट ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आ गया फिर? ठीक, जैसे मान लेते हैं लेट अस, जैसे यहाँ पे इसमें ये लिया हुआ ना, हमने तीन गैसेस मिक्स करी, गैस ए, गैस बी, गैस सी। और मान लो गैस ए के हमने मिक्सचर में कितने नंबर ऑफ मोल्स डाले हैं? Na नंबर ऑफ मोल्स। गैस बी के हमने मिक्सचर में कितने नंबर ऑफ मोल्स डाले हैं? Nb नंबर ऑफ मोल्स। और गैस सी के हमने कितने नंबर ऑफ मोल्स डाले हैं? Nc नंबर ऑफ मोल्स। ओके, इस मिक्सचर को बनाते टाइम हमने ए के इतने मोल्स डाले हैं Na, बी के Nb और सी के Nc। ओके, और मोलर मास ऑफ गैस ए कितना है? Ma। मोलर मास ऑफ गैस बी कितना है? Mb। और मोलर मास ऑफ गैस सी कितना है? Mc। ओके, तो एवरेज मोलर मास कैसे निकलेगा मिक्सचर का? ये जो मिक्सचर का एवरेज मोलर मास आपके पास कैसे आएगा? दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इनटू मोलर मास ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इनटू मोलर मास ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इनटू मोलर मास ऑफ सी। ओके, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस। कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? Na प्लस Nb प्लस Nc। दिस विल बी द फॉर्मूला। ये है मोलर मास का एवरेज मोल
एवरेज मोलर मास निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, इसका स्क्रीन कैप्चर कर लो, मैं भी कर लेता हूँ। ये हो गया आपके पास, वैसे तो वीडियो में भी मिल जाएगा आपको। ओके, तो ये आपके पास फॉर्मूला है। उसके बाद इस फॉर्मूला से इसको थोड़ा सा और हम इलेबोरेट करें तो क्या बनता है, मोलर मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू, अब इसको सेपरेट कर ऐसे लिखते हैं, Na बाय Ma डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nb बाय Nb इंटू Mb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nc इंटू Mc डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये किसका फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन का। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन। यस। तो आपके पास क्या बन जाएगा, और ये किसका मोल फ्रैक्शन आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू मोल फ्रैक्शन इनटू मोलर मास ऑफ ए प्लस ये किसका, ये क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू मोलर मास ऑफ बी प्लस यहाँ से क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू मोलर मास ऑफ सी। तो मतलब एवरेज मोलर मास ऑफ द मिक्सचर कैसे निकलता है, आप गैस का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय उसके मोलर मास से करते जाओ, और इन सभी गैसेस का ऐसे ही करना है आपने, और उसका उनका सम कर दो, दैट विल बी दी बोल एवरेज मोलर मास ऑफ द मिक्सचर। ये इन्होंने ये फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, उसको समेशन की टर्म में लिखा हुआ है, वेयर Ni इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड Mi इज द मोलर मास ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, जितने भी आप कंपोनेंट लोगे। अब इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। assuming that air contain 21% oxygen 79% nitrogen by volume, okay, calculate the average molar mass of air and density of air at STP। एवरेज मोलर मास ऑफ एयर निकालना है पहली बात, ठीक है, कि ऑन एन एवरेज एयर का मोलर मास क्या बनता है और उसकी डेंसिटी क्या होगी एयर की, ये निकालना है। ओके, तो अब देखो इसको समझो आप, मोलर मास निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा वो आप पहले कैलकुलेट कर चुके हो, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू मोलर मास। तो आपके पास एयर में हमने दो ही गैसेस मानी है, एक मानी है ऑक्सीजन और एक मानी है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितनी मानी है, 21% बाय वॉल्यूम। ओके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगा, गैसेस के केस में वॉल्यूम्स की रेशियो से भी आपका मोल फ्रैक्शन आ जाता है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। तो गैस में जितनी भी गैस लोगे उनमें से वो ऑक्सीजन कितनी होगी, 21 ml। अगर मान लो अगर आपने 100 ml लिया उसमें ऑक्सीजन कितनी होगी, 21 ml। और टोटल गैस कितनी होगी फिर, वो टोटल वॉल्यूम कितना मान रहे हो, 21 ऑक्सीजन का, 79 नाइट्रोजन का, तो ये कितना बन गया, 0.21। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। और मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 79 डिवाइड बाय 100, दिस कम्स आउट टू बी 0.79। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन और मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन तो आपके पास पता लग गया आपको एयर में कितना है। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, वो आ गया 0.21, और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 32। ठीक है, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, ये कर दिया आपने। इनको कैलकुलेट करो, दिस कम्स आउट टू बी 28.84। मतलब अगर आप एयर लेते हो तो एयर में, क्योंकि मिक्सचर ऑफ गैसेज है, एयर का जो मोलर मास है वो 28.84 अपेयर होता है आपको। ओके, तो ये आपके पास फॉर्मूला आप लगाते हो एवरेज मोलर मास निकालने के लिए। और अगर आपने एयर की डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, हम एसटीपी पे डेंसिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, डेंसिटी एट एसटीपी कंडीशन क्या होगी, मास। ठीक है, उस टाइम आपने मास कौन सा लेना है, 1 मोल का मास लेना है ना, एसटीपी में 1 मोल की मास की बात करनी है। और एसटीपी कंडीशन पे 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट, 22.4 लीटर। तो आपके पास मोलर मास ऑफ गैस कितना आया, एवरेज मोलर मास वो आया 28.84 डिवाइड बाय वॉल्यूम। उस गैस का वॉल्यूम कितना होगा एसटीपी पे, अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट, मोलर मास जितना भी हो चाहे वो एवरेज मोलर मास ही हो, दैट विल बी इक्वल टू दी वॉल्यूम। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम, 22 पॉइंट कितना वॉल्यूम, 22.4 लीटर। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ये कौन कहता है, मोल कंसेप्ट एट एसटीपी।
तो वो आपने लगा दिया, वहां से डेंसिटी ऑफ एयर कितना आ गया, मोलर मास को डिवाइड कर दिया, एवरेज मोलर मास को आपने डिवाइड कर दिया डेंसिटी वॉल्यूम से, जो 1 मोल का होना था। दिस कम्स आउट टू बी 1.2875 ग्राम पर लीटर। ओके, दिस इज द डेंसिटी ऑफ एयर। ओके, मतलब ये तो डेंसिटी निकाल दी ना, बट एवरेज मोलर मास कैसे निकालना है वो फॉर्मूला आपको क्लैरिफाई हो गया। ये मेन है, क्योंकि आपको ऐसे कई क्वेश्चन दिखेंगे जिसमें आपको मिक्सचर गैसेस के मिक्सचर का एवरेज मोलर मास निकालना होगा। तो करना कुछ नहीं है, जितने नंबर ऑफ गैसेस हैं उनका मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय उनका मोलर मास, उसके बाद उस इस क्वांटिटी का सम करते जाना है, समेशन करते जाना है। ओके, दैट विल गिव यू द एवरेज मोलर मास ऑफ द मिक्सचर। नेक्स्ट आपके पास है relationship between total pressure of two non-reacting gases after mixing and their individual pressure before mixing at constant temperature। ऐसे हमने क्वेश्चन वैसे कर लिए हुए हैं जिसमें हम दो गैसेस को मिक्स करते हैं जो आपस में रिएक्ट ना हो। उस टाइम क्या होता है, हम कहते हैं ना कि जो ये जो गैस ए है, यहाँ पे जैसे ही आप इसको हटाओगे तो क्या होगा, गैस ए जो है पहले इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही थी, अब वो ये वाला और ये वाला भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो उसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दिस वॉल्यूम प्लस दिस वॉल्यूम। इसका आप वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम, ये पाइप का। सिमिलरली गैस बी भी जब डिफ्यूज कर जाएगी, इधर आ जाएगी, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अब ये टोटल वॉल्यूम है उसका। ओके, तो बस, तो आपके पास अगर आपने निकालना है प्रेशर ऑफ गैस ए आफ्टर मिक्सिंग, तो वो कैसे आएगा, आफ्टर मिक्सिंग आपने बॉयल लॉ लगा देना है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, दिस इज द फाइनल कंडीशंस, दिस इज द इनिशियल कंडीशन। ओके, इनिशियल कंडीशन पे प्रेशर कितना है वो आपको पता ही होना है, वॉल्यूम कितना है उसका वो भी आपको पता ही होना है, फाइनल प्रेशर कितना है वो आपने निकालना है। लेट अस से दिस इज पीएफ, आपने गैस ए का फाइनल प्रेशर निकालना है, और फाइनल वॉल्यूम कितना है, दिस वॉल्यूम प्लस दिस वॉल्यूम, मतलब V2 की बजाय आपने क्या लिखना है यहाँ पे, V1 प्लस V2। ओके, बॉयल लॉ लगा दिया, तो यहाँ से आपके पास पीएफ के लिए एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, P1 V1 बाय V1 प्लस V2, दिस इज द प्रेशर ऑफ ए आफ्टर मिक्सिंग, ये वाला बना दिया उन्होंने। ओके, सिमिलरली प्रेशर ऑफ बी आफ्टर मिक्सिंग कितना होगा, इनिशियल प्रेशर ऑफ बी, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ बी इनटू डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। दोनों गैसेस के लिए अब टोटल वॉल्यूम कितना है, ये वाले कंटेनर का वॉल्यूम नहीं गिना जाएगा जिस कंटेनर में वो पहले थी, अब ये दोनों कंटेनर जुड़ चुके हैं, तो गैस ए के लिए भी दिस प्लस दिस इज द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, एंड गैस बी के लिए भी दिस प्लस दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस जिसमें वो गैस पड़ी हुई। ओके, दिस इज हाउ टू कैलकुलेट प्रेशर ऑफ गैस ए एंड प्रेशर ऑफ गैस बी आफ्टर मिक्सिंग। और टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर कैसे निकलेगा, प्रेशर ऑफ गैस ए प्लस प्रेशर ऑफ गैस बी, जो वो तो आपको पता ही है कि प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ड्यू टू गैस ए डिवाइड प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी, तो वो आप निकाल चुके होगे, बस इसको ये कैलकुलेट कर लो अगर टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर निकालना है। ठीक है, ये तो वैसे भी निकल जाता है, ठीक है, कॉमन सेंस से निकल जाता है, ऐसा एक दो क्वेश्चन हमने किए थे न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस। सर और कितना टाइम लगेगा? नेक्स्ट है आपके पास ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कई बार ये भी वर्ड आपको न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने सोचा ये भी करवाई दूं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, दिस इज द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द एक्सटेंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। जैसे आपने कभी भी वो वेदर फॉरकास्टिंग वाले ऐप खोल के देखे होंगे, उसमें कई बार आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। मतलब क्या होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन एयर, ठीक है। अब इस टाइम मान लो आपके रूम में कितने एयर का कितना जो पार्शियल प्रेशर है वो वाटर वेपर के कारण है, रूम में जितना भी आपका प्रेशर है उसमें से वाटर वेपर के कारण कितना प्रेशर है, डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। और अगर प्योर वाटर होता, ठीक है, और उसके ऊपर वेपर बने उसी टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे आप इस टाइम हो, उस टाइम पे वाटर कितना वेपर प्रेशर बनाएगा, ये जो वेपर है वो उनका प्रेशर कितना होगा, दैट इज कॉल्ड एज द प्योर प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर। ओके, तो आपके पास परसेंटेज ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन द एयर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर अंडर द सेम सेट ऑफ कंडीशन इनटू 100, दैट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज ह्यूमिडिटी। मतलब
If the percentage relative humidity of air is 60%, it means partial pressure of the water vapor is 0.6 times the vapor pressure of water at the same temperature. अगर वाटर ही वाटर हो और कुछ हो ही ना, मतलब सिर्फ वाटर के वेपर हो, ठीक, तो उनके कारण कितना वेपर प्रेशर बनेगा एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर? उसका 0.6 टाइम्स होगा आपका उस टाइम जो वेपर प्रेशर, उस टाइम जो आपका वेपर प्रेशर होगा, दैट विल बी 0.6 टाइम्स ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर. दिस इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज ह्यूमिडिटी. ओके, फॉर एग्जांपल ऑन अ सर्टेन ह्यूमिड, अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं. ऑन अ सर्टेन ह्यूमिड डे द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज दिस. वाटर वेपर का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ एयर में. इफ द टोटल प्रेशर ऑफ एयर इज दिस, टोटल प्रेशर दे दिया एयर का, और वाटर का जो वाटर है, वाटर वेपर, उनका मोल फ्रैक्शन दे दिया. कैलकुलेट दी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन द एयर. पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए वही लगा देना, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. कैसे निकलेगा? पार्शियल प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इनटू टोटल प्रेशर. तो ये आ गया आपके पास 0.028 बार. ओके, एंड दे आर सेइंग कि आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी निकालनी है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए आपको ये चाहिए कि अगर वाटर जो है प्योर वाटर हो, ठीक है, और उसको आप लो किसी कंटेनर में एट 25 डिग्री सेल्सियस, ओके, तो उस टाइम जो वाटर के वेपर बनते हैं उनका प्रेशर कितना होता है वो निकालना है. उसके लिए आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए ये चाहिए आपको. तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, but they are saying relative humidity if the vapor pressure of water at 25 degree celsius is this. ठीक है, कि आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बनता है इतना. प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू वाटर इन द एयर कितना है? 0.028 बार. और वैसे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना बनता है उस टेम्परेचर पे? 0.0313 बार. तो बस परसेंटेज ह्यूमिडिटी कैसे निकालते हैं? प्रेशर इन द एयर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इनटू 100. आपने इसको सॉल्व करना है. यू विल गेट 89.4% ह्यूमिडिटी, मतलब बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो रखी है उस टाइम. ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी. किसके रिलेटिव निकालते हैं हम? कि अगर प्योर वाटर लें किसी कंटेनर में और ऊपर उसके कुछ ना हो, वैक्यूम हो, सिर्फ वाटर के वेपरों की वजह से जो प्रेशर बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस. ओके, उसके बाद आपके पास कुछ एक जैसे क्रिटिकल कांस्टेंट निकालने होते हैं. क्रिटिकल कांस्टेंट इन टर्म ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट. जैसे आपने सुना होगा क्रिटिकल प्रेशर. क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस व्हेन दैट इज टेकन एट क्रिटिकल टेम्परेचर. और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? वो वाला टेम्परेचर, अगर उस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर कर दोगे गैस का, तो उस गैस को आप कभी भी लिक्विफाई नहीं कर पाओगे. ये हमने रेगुलर सिलेबस में पढ़ लिया हुआ है. ओके, तो क्रिटिकल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A by 27B square. This is the formula to calculate critical pressure of any gas. Whereas A क्या है? उस गैस के लिए कांस्टेंट, वैन डर वाल्स कांस्टेंट पढ़े हो ना हमने, A और B. A हमने हमें बताता है टाइप ऑफ, कितनी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में. B डिपेंड करता है गैस के मॉलिक्यूल के साइज के ऊपर. तो आपके पास A और B तो होता ही है अवेलेबल, तो PC आप निकाल सकते हो. किसी गैस का क्रिटिकल प्रेशर कैसे निकलेगा? A by 27B square. This is the formula to calculate critical pressure. और क्रिटिकल टेम्परेचर भी निकाल सकते हो, दैट इज 8A by 27 RB, where R is the gas constant. और क्रिटिकल वॉल्यूम भी निकाल सकते हो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल वॉल्यूम? जब आप गैस को क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे रखते हो, उस टाइम गैस का वॉल्यूम कितना है, दैट इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल वॉल्यूम. उसकी वैल्यू कितनी है? Cv. ओके, सिमिलरली बॉयल टेम्परेचर भी एक क्वांटिटी थी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉयल टेम्परेचर? बॉयल टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई गैस आइडली बिहेव कर, क्योंकि एक्चुअल में हमारे पास सारी गैसेस रियल गैसेस हैं. ठीक है, ये भी हमने रेगुलर सिलेबस में पढ़ा हुआ है. तो बॉयल टेम्परेचर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला? जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल कांस्टेंट निकालने के लिए तो आपके पास ये आ गया फॉर्मूला. बॉयल टेम्परेचर निकालने के लिए फॉर्मूला है ये, Tb is equal to A by RB. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बॉयल टेम्परेचर. और क्रिटिकल तो आपको पता ही, अभी आप पढ़ के हटे हैं. तो यहाँ से अगर बॉयल और क्रिटिकल का हम रिलेशन देखें तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि बॉयल टेम्परेचर हमेशा किसी गैस के लिए ग्रेटर होता है उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से. ओके, मतलब अगर आप गैस को आइडली बिहेव करवाना चाहते हो तो उसको एटलीस्ट
क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव वाले किसी टेम्परेचर पे ही आइडली बिहेव करवाया जा सकता है, क्योंकि बॉयल टेम्परेचर की वैल्यू क्रिटिकल से ज्यादा ही आनी है। ओके, तो ये आपके पास मतलब निकल के आता है। ऐसे निकालते हैं किसी गैस के लिए बॉयल टेम्परेचर, टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम, ए और बी। बस आपको उस गैस का ए और बी पता होना चाहिए, ये लर्न नहीं करने हैं फॉर्मूले आपने। नेक्स्ट आपके पास है इफेक्ट ऑफ सॉरी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। ऑब्वियस है, आपको पता है, अगर मान लो आपने वाटर लिया हुआ है, ठीक है, इसी टेम्परेचर पे, लेट अस से 25 डिग्री सेल्सियस, अब आप उस वाटर को गर्म करना शुरू कर दो, लेट अस से आपने इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो वेपर ज्यादा बनेंगे ना। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे इवेपोरेशन फास्ट हो जाती है। अगर इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगी तो वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर का वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट है वो देखना है। ठीक है, टेम्परेचर का वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट आता है वो देखना है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए जो रिलेशन है दैट इज कॉल्ड एज दी क्लॉजेस क्लेपेरियन इक्वेशन। ठीक है, क्लॉजेस क्लेपेरियन इक्वेशन। ओके, तो ये इक्वेशन क्या कहती है आपके पास, वेपर प्रेशर P इज इक्वल टू A, इट इज अ कांस्टेंट, डिपेंड करता है फैक्टर, गैस गैस के ऊपर डिपेंड करता है। E रेज टू पावर, ये क्या है, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, दिस इज दी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन फॉर द लिक्विड। हर लिक्विड की एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होती है, हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, हर लिक्विड की अपनी अपनी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होती है, डिवाइडेड बाय, मतलब ऐसे ही है, ए ई रेज टू पावर, ई इज द एक्सपोनेंशियल जिसकी वैल्यू 2.71 समथिंग होती है। ओके, ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय आरटी, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि प्रेशर चेंज होगा अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू चेंज करोगे, क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू चेंज करने पे ये पावर चेंज होगी, अगर ई की पावर चेंज होगी तो ये वैल्यू पूरी चेंज हो जाएगी और पी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और अगर इस इक्वेशन को लॉगरिथमिक फॉर्म में बनाना है, ठीक है, तो अब मतलब अभी आपको शायद लॉग ये ना हो आपने मैथमेटिक्स में और लॉग की क्वांटिटीज ना करी हो, तो लॉग लेने पे दोनों साइड क्या होगा, आपके पास इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक, और लॉग यहाँ पे एल एन वाला लॉग है, एक लॉग ये होता है लॉग बेस ई, एक इसको एल एन लिखते हैं बुक में, एक होता है लॉग बेस 10। अब ये बेस क्या होता है ये मैं किसी दिन डिटेल में आपको लॉग वाला समझाऊंगा और कंसेप्ट उसमें बताऊंगा। तो अगर आपने ये वाला लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक, और अगर आपने कंपैरिजन करना है किसी लिक्विड के लिए दो टेम्परेचर पे, मान लो आपने इस लिक्विड को टेम्परेचर T1 पे रखा, उस टाइम वेपर प्रेशर P1 आया, और इसी लिक्विड को जब टेम्परेचर T2 पे रखा उस टाइम आपका वेपर प्रेशर P2 आया। ओके, और P1 और P2 में आप रिलेशन देखना चाहते हो क्या है, तो इसी इक्वेशन को यूज करके आपका इक्वेशन क्या रिलेशन क्या बन जाता है ये। ओके, जब मान लो आपके पास P2 नहीं पता, आपको वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2, व्हाट इज P2, P2 इज द वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2। मान लो P2 नहीं पता, बाकी आपको पता है कि P1 कितना है, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन कितना है, T1 कितना है और T2 कितना है। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन भी आप लगा सकते हो जिसमें दो टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर का कंपैरिजन किया होता है। ओके, दो डिफरेंट टेम्परेचर T1 और T2 पे वेपर प्रेशर का कंपैरिजन करने वाला फॉर्मूला कौन सा है, दिस फॉर्मूला। ड्राइव किससे हुआ है, इसी फॉर्मूले से ड्राइव हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉजेस क्लेपेरियन इक्वेशन। ओके, क्लियर, कौन कौन सी क्लॉजेस क्लेपेरियन इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्लॉजेस क्लेपेरियन बोलते हैं, बट इसमें आपने जो लॉग यूज किया है वो नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग किसको बोलते हैं, लॉग जिसका बेस ई हो। ओके, ये वाली जो नेक्स्ट इक्वेशन है दिस इज आल्सो क्लॉजेस क्लेपेरियन इक्वेशन। ठीक है, पर इसमें लॉग कौन सा यूज किया है, बेस 10 वाला। ओके, और ये वाली क्या है, इसमें क्लॉजेस क्लेपेरियन इक्वेशन ही है ये, बट इसके केस में हम क्या कर रहे हैं, हमने लिक्विड का टेम्परेचर T1 पे कितना वेपर प्रेशर था P1 और T2 पे कितना है P2, वो हमने उनके बीच में रिलेशन निकाला है कि P1 और P2 का रिलेशन क्या होगा आपस में। ओके, वो ये है। ओके, और ऊपर से हमारे पास, अगर मैं इसकी बात करूं, इस फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला से अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ करना हो
इसको y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स के साथ कंपेयर करके y एक्सेस के अलॉन्ग में किसको लूंगा, log p को, x एक्सेस के अलॉन्ग में किसको लूंगा, 1/t को। ठीक है, तो अगर ऐसा करूं तो c विल बी इक्वल टू log a, मतलब जो इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी वो log a के इक्वल आएगी, और जो m की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, ये पूरा जो है ये वाला, दिस विल गिव मी दी m, एंड व्हाट इज m हियर, स्लोप। मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करूं, इस इक्वेशन को, ठीक है, तो y एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा मेरे पास log p, और x एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा 1/t, और इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, दैट ग्राफ विल बी लाइक दिस। उस ग्राफ का जो इंटरसेप्ट है, ये वाला जो इंटरसेप्ट है, ये मेरे को किसकी वैल्यू देगा, ये मेरे को log a की वैल्यू देगा। ओके, और ये वाला जो आपके पास स्लोप है, इसकी जो स्लोप आ जाएगी, स्लोप कैसे निकालते हैं वो आप मैथमेटिक्स में सीख लोगे। ठीक है, अभी आपको स्लोप की वैल्यू डायरेक्ट गिवन ही होगी, ठीक, नहीं तो मैं भी किसी दिन बता दूंगा। इस ग्राफ की जो स्लोप है वो किसके इक्वल होगी, माइनस डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन मतलब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय 2.303 into r, what is r here, gas constant। okay, so this is the effect of temperature on vapor pressure। फिर टेम्परेचर के कारण वेपर प्रेशर कैसे चेंज होगा उसको हम कैसे स्टडी करते हैं, क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन में स्टडी करते हैं, एंड दिस इज द क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। बेसिक इक्वेशन ये है, इसी से ये ड्राइव हुई है और इसी से ये ड्राइव हुई है, ठीक। और ये क्लॉजियस-क्लैपेरॉन का एक क्वेश्चन है, द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर log p वर्सेस 1/t का ग्राफ दे रखा है। फॉर अ लिक्विड वाज स्टडीड बाय प्लॉटिंग log p वर्सेस 1/t। log p को 1/t के वर्सेस प्लॉट कर लिया हमने। द स्लोप ऑफ द लाइन है, ये जो स्लोप है, इस लाइन की स्लोप कितनी है, ये -2k, k क्या है, केल्विन। इस लाइन की स्लोप कितनी आ गई है, -2। दे आर सेइंग देन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द गैस। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन क्या है, ये पूछ रहे हैं, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी वो पूछ रहे हैं। ठीक है, जिस लिक्विड की बात हो रही है यहाँ पे, जिसके लिए ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर चुके हो, और उस ग्राफ में जो लाइन आती है उसकी log p वर्सेस 1/t के ग्राफ की जो लाइन आती है उसकी स्लोप आती है -2, तो वो पूछ रहे हैं इसकी डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन कितनी होगी। इस लाइन की स्लोप का फॉर्मूला क्या था, इस लाइन की वैसे क्या वैल्यू होती है, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय 2.303 r, और वैसे इसकी स्लोप दे रखी है, कितनी दे रखी है, -2। इट मींस एक्चुअल में स्लोप की वैल्यू कितनी दे रखी है, -2, तो इट मींस माइनस डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय 2.303 इनटू r इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, -2 के इक्वल है। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 2.303 इंटू r। ओके, तो ये बन गया 606 इंटू r। ठीक है, बस r की वैल्यू पुट कर दो, बट r की कौन सी वैल्यू पुट करें, r की तो कई सारी वैल्यूज होती है ना। ठीक है, यहाँ पे यूनिट देखो, कैलोरीज, यहाँ पे यूनिट कौन सा है, कैलोरीज। कैलोरी में कौन सी वैल्यू होती है आर की, शायद आपको याद ना हो क्योंकि मैंने उस टाइम आपको स्किप करवा दी थी। वेट, मैं आपको बताता हूँ पहले निकाल के अभी आर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। ये रही आपके पास आर की कैलोरी वाली वैल्यू, ये वाली पुट करनी है, क्योंकि आपको यूनिट से पता लगा कि कैलोरी वाली वैल्यू पुट करनी है। 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ये वैल्यू पुट करोगे, मतलब 1.987 पुट करनी है, अप्रोक्सीमेटली 2 ही होगी। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेटली 2 ही पुट कर देते हैं, तो इट मींस आर की वैल्यू कितनी पुट करनी है, आर की वैल्यू 2 पुट करनी है, 4.606 इंटू अप्रोक्सीमेटली 2, तो दिस कम्स आउट टू बी 9.212 calorie per mole। This will be your answer। This is the value of delta H of vaporization। ये आपकी वैल्यू आ गई। ओके, so this is how you use क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। इसके और भी आगे यूज आते रहेंगे, जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे ना, थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़नी है। अभी आपको ये डेल्टा एच नहीं पता लग रहा होगा क्या है, कि एच का मतलब क्या हुआ, इसको एंथैल्पी में क्यों बोल रहा हूँ, व्हाई आई एम सेइंग इट एंथैल्पी, ये सारा हमारा
अभी इसका नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है, उसमें आना है, ठीक है, बट कंपटीशन में आ जाता है तो इसलिए मैंने आपको एक बार हिंट दे दिया। थर्मो के बाद दोबारा एक बार इसको देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और अब आपका जो आपको असाइनमेंट दिया है मैंने, उस असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहा जिसमें जो कवर नहीं हुआ हो, और वो जो असाइनमेंट में क्वेश्चन हो उसके बेसिस। ओके, वो कंपटीशन वाली असाइनमेंट नेक्स्ट वीक तक कर लेनी है आपने। वो विल डिस्कस डाउट्स नेक्स्ट वीक। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।